नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला हमारा आर्टिकल किससे संबंधित है? पहला हमारा जो आर्टिकल है वो चाइना से संबंधित है, चीन से संबंधित है। क्यों है ये सुर्खियों में? देखो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कुछ डेटा को डिस्कस किया गया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना वर्ल्ड का लीडिंग डेब्ट कलेक्टर बन चुका है। लीडिंग डेब्ट कलेक्टर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है पूरे विश्व का 25% जो कर्ज है, पूरे विश्व का 25% जो डेब्ट है वो चाइना के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार चाइना वर्ल्ड का लीडिंग डेब्ट कलेक्टर बन गया है। अगर चाइना पूरे वर्ल्ड को कर्ज देगा, लोन देगा, तो उस वापस लोन को कलेक्ट भी करेगा, उस डेब्ट को वापस कलेक्ट भी करेगा। कलेक्ट करेगा तो वो कलेक्टर माना जाएगा। तो इसलिए चाइना है वो लीडिंग डेब्ट कलेक्टर बन चुका है। देखो 2013 तक की क्या स्थिति थी? 2013 तक यूएस है वो वर्ल्ड का लीडिंग डेब्ट कलेक्टर था। 2013 से 2020 तक जापान ने टॉप पोजीशन ले ली। जापान है वो सबसे बड़ा डेब्ट कलेक्टर बन के उभरा। बट उसके बाद में चाइना का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है। प्रोजेक्ट क्या था? ये प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चाइना का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये पहले है ना सिल्क रोड था। सिल्क रोड में क्या होता था? चाइना की यहाँ से सिल्क के पूरे वर्ल्ड में भेजी जाती थी इस रूट के थ्रू होते हुए। ये इंडिया से होते हुए भी गुजरता है, हमारा ये पीओके रीजन है, यहाँ से होते हुए भी ये गुजरता था। तो इसी रूट को मद्देनजर रखते हुए चाइना एक बार फिर से इसे नए नाम से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से शुरू कर रहा है। मतलब शुरू किया चाइना ने। इसमें क्या करेगा चाइना? इसमें अलग अलग देशों को जोड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ये रोड के माध्यम से भी कर सकता है, रेलवे के माध्यम से भी कर सकता है, और वाटर के माध्यम से। इस प्रकार चाइना अलग अलग देशों में रोड डेवलप कर रहा है। जैसे पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पे रोड डेवलप किया, यहाँ पे पाकिस्तान का पोर्ट है ना कराची में, वहाँ तक रोड डेवलप किया है। फिर ये कजाकिस्तान में रोड डेवलप किया पाकिस्तान, ये चाइना के द्वारा, और ये रोड भी डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ में अलग अलग देशों में पोर्ट डेवलप कर रहा है। पोर्ट के अलावा ये रेलवे नेटवर्क भी डेवलप कर रहा है। तो इस प्रकार चाइना अलग अलग देशों को लोन दे रहा है कि आप अपने देश में रोड डेवलप करो, पोर्ट डेवलप करो। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे चाइना को भी बेनिफिट होगा कि चाइना अपना जो सामान है उसको पूरे वर्ल्ड में आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएगा। चाइना के लिए ये बेनिफिट है। साथ ही साथ में उस देश को लोन देगा तो वो चाइना की ओर झुके हुए भी रहेंगे। चाइना की जो इंटरेस्ट है उसको सर्व करने में भी ये हेल्प करेगा। तो इस प्रकार ये चाइना का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके थ्रू चाइना ने पूरे वर्ल्ड में काफ़ी देर, जैसे पाकिस्तान को 60% लोन है वो चाइना के द्वारा दिया जाएगा। पाकिस्तान आज बहुत ही बड़े कर्जे में, पाकिस्तान का जितना भी कर्ज है ना उसका 60% है वो चाइना के द्वारा दिया जा गया है। श्रीलंका को भी कर्ज दिया गया है, इधर बांग्लादेश को कर्ज दिया गया है, इधर अफ्रीका देशों को भी कर्ज दिया गया है। तो इस प्रकार पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारे देशों को चाइना के द्वारा कर्ज दिया गया है, और बाद में अपने जो भी एम है उसको पूरा करने की चाइना कोशिश भी कर रहा है। तो ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इसके थ्रू चाइना लोन दे रहा है अलग अलग देशों को, और लोन दे रहा है। इसके लिए चाइना वर्ल्ड का लीडिंग डेब्ट कलेक्टर भी बन चुका है। तो ये पूरा आर्टिकल था इससे रिलेटेड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज से संबंधित है। माइनॉरिटीज से संबंधित है। क्या है ये आर्टिकल और क्यों है सुर्खियों में? देखो 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। और इसी के साथ ही कुछ दिन पहले अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU है, उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया था। इसके लिए भी ये सुर्खियों में। तो इस जो फैसला आया था इसको भी जिक्र किया गया है इस आर्टिकल में। और ये जो है ना माइनॉरिटीज, इसके संबंधित भी बात की गई है। तो इस आर्टिकल में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे अल्पसंख्यकों के सामने क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चुनौतियाँ क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, पहले ये बात करेंगे। फिर गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटीज के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर इंटरनेशनल लेवल पर क्या कोशिशें की गई है अल्पसंख्यकों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर गवर्नमेंट आगे क्या कोशिश कर सकती है, वो वे फॉरवर्ड में, और कंक्लूजन। तो पूरे मेंस के पर्सपेक्टिव से इसे देखेंगे ताकि एक हमारा अच्छा सा आंसर बन जाए। बात करें चर्चा में क्यों है, तो अल्पसंख्यक अधिकार भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं, खास तौर पर मौलिक समानता और बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में
फैसले में अल्पसंख्यक संस्थानों के बारे में एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता दी है। जो माइनॉरिटीज़ के राइट है वो हमारे देश में एक क्रिटिकल टॉपिक है। ये हमारे डेमोक्रेटिक और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसने काफ़ी ज़्यादा परिभाषा चेंज कर दी है। अब हम बात करते हैं कि माइनॉरिटीज़ के सामने चुनौतियाँ क्या क्या देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहली चुनौती, इस आर्टिकल में ज़्यादा पॉइंट नहीं है, हम अलग से पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चुनौती है अल्पसंख्यकों के संबंधित जो परिभाषा है ना, परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन है वो स्पष्ट नहीं है, तो डेफिनेशन में अस्पष्टता सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कहीं भी हमारे संविधान में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि माइनॉरिटीज़ किसे कहा जाएगा या माइनॉरिटीज़ होती क्या है। इसके बारे में संविधान में कुछ भी स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि हमारे संविधान में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इसका मिसयूज किया जाता है और उनके द्वारा वोट बैंक की राजनीति की जाती है कि आप अल्पसंख्यक हो, जातीय अल्पसंख्यकों के आधार पर भी बांटा जाता है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के आधार पर भी बांटा जाता है, भाषाई अल्पसंख्यकों के आधार पर भी बांटा जाता है। तो जो हमारी राजनीतिक दल हैं वो इसका मिसयूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। तो पहला चैलेंज ये देखने को मिलता है कि संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी बार बार में इससे रिलेटेड जजमेंट दी है, पर ये जो जजमेंट थी ना वो राज्य आधारित थी। जैसे पंजाब है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है, पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, यहाँ पर हिंदू है वो माइनॉरिटी में है, हिंदू अल्पसंख्या में। फिर नॉर्थ बाकी राज्य हैं वहाँ पर मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ये अल्पसंख्यक में है, ये माइनॉरिटीज़ में। तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। किसी पूरे देश में एक परिभाषा नहीं बनाई गई है, ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई जजमेंट दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। उसके बाद में दूसरा चैलेंज क्या देखने को मिलता है? दूसरा चैलेंज माइनॉरिटीज़ के सामने ये देखने को मिलता है कि इनके बारे में परिभाषा तो कोई है नहीं। फिर गवर्नमेंट है ना वो भाषाई, जातीय और जो लैंग्वेज है इनके आधार पे बांटने का काम करती है। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इनको विभाजित, डिवाइड करने का काम किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। फिर एजुकेशन, माइनॉरिटी थे उनका एजुकेशन में भी कमी देखने को मिलती है। जैसे मुस्लिम है उनमें शिक्षा की कमी देखने को मिलती है। कुछ माइनॉरिटीज है वो उन्होंने अच्छा काम किया है बट कुछ की कमी देखने को मिलती है। फिर है प्रतिनिधित्व, इनका राजनीति में और एजुकेशन में जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन का भी चैलेंज देखने को मिलता है। आप हमारी संसद में देखो कितने जो राजनेता है वो आते हैं पारसी समुदाय से, कितने राजनेता हैं वो ईसाई समुदाय से आते हैं, तो वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इनका परसेंटेज है, इनका जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी एक चुनौती बनी हुई है। फिर ये चैलेंज ये भी देखने को मिलता है कल्चरल, या इनका जो कल्चर होता है, संस्कृति होती है वो परिवर्तित होती जा रही है। आपने देखा होगा पारसी समुदाय उनकी धीरे धीरे जनसंख्या कम हो रही है, उनका कल्चर है वो भी चेंज हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं अपने कल्चर को बनाए रखने का, लेकिन उसमें अभी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो हिंदू कल्चर के इक्वल होगा। जैसे जैन को उठा के देखो तो जैन कल्चर है वो हिंदू कल्चर के सिमिलर भी हो गया है, इनकी जनसंख्या भी कम हो रही है। तो ये कल्चर के लिए भी एक घातक सिद्ध हो रहा है। तो ये सारी चैलेंजेस है वो अल्पसंख्यकों के सामने अभी दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे संविधान में क्या क्या प्रयास किए गए हैं अल्पसंख्यकों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन बनाया गया, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन बनाया गया राष्ट्रीय स्तर पर। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, इनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, अल्पसंख्यकों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके लिए भी एक कमीशन बनाया गया है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इन आयोगों के माध्यम से जो भी इन अल्पसंख्यक होते हैं उनकी स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है, उनके सामने जो भी चैलेंजेज आते हैं उनका समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार का काम किया गया है। उसके अलावा हमारे संविधान में भी कुछ बातें लिखी गई है। जैसे संविधान में आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है। इसमें सभी लोगों के बारे में बात की गई है। सभी लोगों की इंडिपेंडेंस है, उनके वर्चस्व है, उनकी सहायता है, उनकी स्वतंत्रता है, इन सारी अधिकारों का वर्णन है इन आर्टिकल में किया गया है। ये तो आर्टिकल थे जो कि सभी के लिए, बट माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए
आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक के जो आर्टिकल हैं उनमें केवल और केवल माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है, उनके हितों की, उनके रक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बात की गई है। तो गवर्नमेंट के द्वारा और संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से इनके लिए प्रावधान किए गए। जैसे नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उसके अलावा गवर्नमेंट एड भी देती है। कौन कौन से आर्टिकल, पहले आर्टिकल देख लो। आर्टिकल 25 से 30 तक है, आर्टिकल 25 to 30 तक, ठीक है, ये है। फिर दूसरा है गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार से ऐड देती है। कैसे ऐड देती है? गवर्नमेंट है ना, किसी भी आधार पे जो भी अलग संस्थानों को देती है ना, कोई भी फंड देती है, ठीक है, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको फंड देती है, तो वो माइनॉरिटीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। इस प्रकार का भी लिखा है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 30(2) है, उसमें लिखा है कि सरकार है वो भेदभाव नहीं कर सकती है किसी भी संस्थान के लिए, कि आप जो भी सरकार के द्वारा ग्रांट दिया जाएगा वो सभी संस्थानों में इक्वल रूप से दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 350 है। इसमें क्या, इसमें बात लिखी गई है कि मातृभाषा में एजुकेशन दी जाएगी। जो इनकी मातृभाषा होगी उसमें प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में दी जाएगी, ये भी काम किया गया है। साथ ही साथ में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 30 में क्या लिखा है। आर्टिकल 30 में इनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके प्रशासन की जिम्मेदारी इनको दी गई है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खोल सकते हैं, उनका प्रशासन संभाल सकते हैं। इस प्रकार के भी अधिकार दिए गए हैं। ये तो बात की गई है किसमें, हमारे नेशनल लेवल पर। बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग से इसके लिए घोषणा भी की गई है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन कब की गई थी? ये डिक्लेरेशन 18 दिसंबर 1992, 18 दिसंबर 1992 को ये घोषणा की गई थी, ये डिक्लेरेशन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो माइनॉरिटीज़ है, जैसे कि राष्ट्र के आधार पर कोई माइनॉरिटीज़ है, एथनिक जाति आधार पर, रिलीजियस धर्म के आधार पर, लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर, जो भी माइनॉरिटीज़ है, जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो अलग अलग आधार पर जो भी माइनॉरिटीज़ है, जो भी अल्पसंख्यक है, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएन डिक्लेरेशन की गई थी 18 दिसंबर 1992 को। इस चीज़ को आप याद रखना, इसीलिए है वो 18 दिसंबर को हर वर्ष माइनॉरिटी राइट डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। माइनॉरिटी राइट डे के रूप में, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में 18 दिसंबर को सेलिब्रेट भी किया जाता है। ये चीज़ भी हुई है। फिर हंगरी में भी, ऑस्ट्रिया में, इनमें भी राइट दिए गए हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ये पोलैंड है, रोमानिया, टर्की, इनमें भी माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया गया है। हमारे संविधान में तो है ही 25 से 30 तक के आर्टिकल है, उनमें स्पष्ट रूप से बात की गई है भाषाई और धार्मिक जो आधार पर अल्पसंख्यक है उनकी रक्षा के लिए ये काम किया गया। फिर आर्टिकल 29(1) में लिखा गया है कि इनकी जो भाषा है, अल्पसंख्यक भाषा, लिपि, संस्कृति है, इन सबको संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। फिर आर्टिकल 30 में लिखा गया है जो भी अल्पसंख्यक होंगे उनके शैक्षणिक संस्थान होंगे, उनकी स्थापना कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित किया जा सकता है, उनका प्रशासन करने का अधिकार भी है, वो अल्पसंख्यकों को दिया गया है। तो ये भी हमारे संविधान में बात की गई है। आर्टिकल 350 से प्राथमिक शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी। 50 भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी भी घोषित किए जा सकते हैं। ये सारे काम किए गए हमारे संविधान के द्वारा, ठीक है। 14, 15, 19 ये सारे आर्टिकल भी है। ये भी भाषाई, ये भी जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके हित को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इतनी बात तो समझ आ गई होगी आपको कि हमारे संविधान गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग तरीके से कोशिश की गई है अल्पसंख्यकों को हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेंस में कहीं भी लिखना हो तो पहले क्या लिखोगे आप? अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ भी डेटा देखी आप शुरुआत कर सकते हो। फिर आपको बॉडी में लिखना होगा गवर्नमेंट के प्रयास, तो गवर्नमेंट पर ये सारे प्रयास किए जा सकते हैं। नेशनल कमीशन है इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए, फिर इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए भी नेशनल कमीशन है। फिर आप कोशिश कर सकते हो आर्टिकल 25 से 30 तक का जिक्र कर सकते हो, यहाँ पे बात की गई है। आर्टिकल 29 में बात की गई है इनके हितों को प्रोटेक्ट करने की। 30 में एजुकेशन की बात की गई है। फिर इंटरनेशनल लेवल भी बात कर सकते हो। 18 दिसंबर 1992 में कन्वेंशन हुआ था। फिर आप लिख सकते हो 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज़ राइट डे के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है, इसके बारे में लिख सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है उनके बारे में भी लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट है? सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात की गई थी जो आर्टिकल 30 है
वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो 1973 का जो केशवानंद भारती केस है उसमें बात की गई थी कि हमारा जो आर्टिकल 30 है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस संविधान की मूल संरचना है, इसमें गवर्नमेंट कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। तो ये भी केशवानंद भारती केस में का, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी समय समय पर निर्णय देके, समय समय पर जजमेंट देके कुछ फैसले लिए गए थे, जिसके माध्यम से हमारे जो भी माइनॉरिटीज है उनको संरक्षित करने के लिए, उनको सिक्योर करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में सेंट जेवियर कॉलेज है, ये भी फैसला 1974 में आया था, 1974 में ये जो फैसला आया था, इसमें माइनॉरिटीज है उनको समानता की बात की गई थी कि वो समानता है वो सुनिश्चित करने की बात की गई थी। इसके साथ में केरल शिक्षा विधेयक आया था, यहाँ पे जो चूज करने का अधिकार है वो शैक्षणिक संस्थानों की स्वतंत्रता देता है। मतलब हमारा जो आर्टिकल है ना उसमें एक वर्ड लिखा गया चूज करने का, चॉइस है ना, चॉइस, ये आर्टिकल 30 में लिखा है, ये माइनॉरिटीज की अधिकारों को बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों के माध्यम से जो अल्पसंख्यक है उनके हितों को प्रोटेक्ट करने का काम किया है। अब बात करते हैं अभी का मुद्दा क्या है। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, इससे संबंधित जजमेंट आया था। ये क्या मुद्दा था? मुद्दा ये था कि कोर्ट में गया था मामला कि ये जो AMU है इसे गवर्नमेंट फंड देती है, तो ये एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं है या अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, ये माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट से फंड लेता है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि कोई भी संस्था है चाहे वो गवर्नमेंट से फंड भी लेती है पर उसका अगर हित है, उसके इंटरेस्ट है, वो है किसी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना, फिर माइनॉरिटीज के एजुकेशन को प्रमोट करना या इसके कल्चर को प्रमोट करना, इस प्रकार उसके इंटरेस्ट है और उसकी नींव भी इसी प्रकार से रखी गई है, तो वो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया है, चाहे ये किसी से भी फंड लेता हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड ही क्यों नहीं लेता हो, बट ये एक अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट होगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बात कही। अब क्या फर्क पड़ता है अगर वो अल्पसंख्यक की यूनिवर्सिटी है, अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है या अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट है, तो उसका फायदा क्या होता है? फायदा यही होता है कि इसको फंड तो मिल ही रहा है, साथ में क्या होगा, अगर वो चाहे तो एक हमारे कानून होता है, हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 15, वहाँ पे बात की गई है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए अलग से प्रावधान करने होंगे, उनको अलग से आरक्षण देना होगा, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी। बट अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है वो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट है तो उनको ये नीड नहीं है कि वो SC और ST के लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था करे। इस प्रकार के अधिकार मिल जाते हैं जब कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो अगर माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट है तो उसको वो अधिकार मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बात की गई है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है, कौन से जो इंस्टीट्यूट है वो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट माने जा सकते हैं। जैसे संस्थापक ये है, उनकी जो मेन उद्देश्य है वो अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं, माइनॉरिटीज कम्युनिटी होती है, उनकी सेवा करने का इरादा होता है। तो वैसे इंस्टीट्यूट मतलब हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जिनके माध्यम से किसी संस्था को अल्पसंख्यक समुदाय की संस्था कहा जा सकता है। तो कुछ यहाँ पे संकेत दिए गए हैं। जैसे पहला है अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा करने का इरादा होना चाहिए, उनका जो भी संस्थान है उनका मेन इरादा है वो अल्पसंख्यकों की सेवा करना है। फिर संस्था की उत्पत्ति के पीछे विचार, मतलब उसकी उत्पत्ति जब हुई थी, उसका ओरिजिन हुआ था, उसके पीछे के विचार क्या थे। उसके बाद में इसके जो पैरामीटर होते हैं, कहाँ से ये धन लेता है, भूमि का अधिग्रहण कैसा का होता है, इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। और इसके जो प्रशासन है ना, इसका अधिकार केवल जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके पास जरूरी नहीं है, वो किसी और के पास में भी हो सकता है। ये कुछ संकेत है, कुछ इंडिकेटर है। यहाँ पे फाउंडर इवेंट टू सर्व द माइनॉरिटीज कमिटी, जेनेसिस और आइडिया बिहाइंड द इंस्टीट्यूट, ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल पैरामीटर्स होने चाहिए, कलेक्ट्स ऑफ फंड, फिर एक्वायरिंग लैंड, अप्रूवल्स, एडमिनिस्ट्रेशन नीड नॉट रेस्ट एग्जीक्यूटिवली विथ माइनॉरिटीज कमिटी। मतलब इसका ये है कि इनको केवल माइनॉरिटीज के साथ में ही प्रशासन करने का अधिकार नहीं है, कोई और भी इनका प्रशासन कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था माइनॉरिटीज से संबंधित। चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला हमारा आर्टिकल है वो श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी भारत की यात्रा पे आए हैं। राष्ट्रपति का नाम क्या है? कुमार दिसानायके के नाम क्या है? कुमार दिसानायके। ये अभी भारत की यात्रा पर आए हैं। तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में
जो भी संबंध है उसके बारे में बात आता है। तो ये हमारा IR का एक टॉपिक है, इंडिया एंड इट्स नेबर, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट कोई भी अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आर्टिकल डिस्कस कर रहे हो या आपको उसके रिलेटेड कुछ लिखना है मेंस में, ठीक है, कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हो तो लिखना है, तो उस आर्टिकल को एक बार बैठो, जो जो पॉइंट होते हैं अच्छे से डिस्कस कर लो, एक बार में ख़त्म कर लो, क्योंकि अगर बार बार आएंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो हम इस सबसे पहले बात करते हैं। देखो मेंस में कहीं पे भी लिखना है कोई आंसर तो डायमेंशन बना लो, ऐसे बना लिए पेपर है, कोई भी श्रीलंका से संबंधित कुछ भी लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रो की। इंट्रो आप या तो डेफिनेशन से दे सकते हो, परिभाषा से दे सकते हो, या फिर आप डेटा दे सकते हो। अब यहाँ पे डेफिनेशन तो श्रीलंका की कुछ दे नहीं सकते, तो हम डेटा से दे देते हैं। श्रीलंका भारत का बहुत ही करीबी सहयोगी देश है, ये भारत का पड़ोसी देश है, और भारत का आर्थिक रूप से मतलब इसके जो व्यापारिक संबंध है वो भारत के साथ में अच्छे हैं, और इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके लिए श्रीलंका इसलिए भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। इस प्रकार से कुछ आप इंट्रो दे सकते हो। श्रीलंका के बारे में कुछ लिखना हो तो श्रीलंका है वो भारत, यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी कुछ पूछ लिया गया होगा तो उससे रिलेटेड कुछ इंट्रो दे सकते हो। फिर बात करते हैं श्रीलंका और भारत के संबंधों के बारे में। अगर हम बात करें श्रीलंका और भारत के संबंधों के बारे में तो कुछ डायमेंशन, जैसे पहले ऐतिहासिक संबंध, ठीक है, उसके बाद में आर्थिक संबंध, ठीक है, उसके बाद में हम लिख सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं, साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के डायमेंशन से रिलेटेड हम कुछ लिख सकते हैं। फिर और क्या चुनौती, फिर हम लिख सकते हैं चैलेंजेस क्या क्या है, दोनों देशों के बीच में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फिर वे फॉरवर्ड में क्या सुधार किया जा सकता है। फाइनल कंक्लूजन देके हम हमारा आंसर दे सकते हैं। तो बात करते हैं हम संबंधों की। तो सबसे पहले आर्थिक संबंध, श्रीलंका और भारत के काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक संबंध। पहले हम ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो श्रीलंका और भारत के संबंध ऐतिहासिक संबंध है। महाभारत रामायणों में भी, जो हमारे एपिक ग्रंथ है महाभारत रामायण है, उसमें भी श्रीलंका का वर्णन किया गया है। इसका मतलब भारत और श्रीलंका ऐतिहासिक रूप से दोनों एक साथ देश माने जाते हैं, दोनों सहयोगी देश माने जाते हैं। उसके बाद में जब हम आते हैं मौर्यन पीरियड में तो उसमें भी श्रीलंका का वर्णन किया गया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में और अशोक के टाइम में यहाँ से बुद्धिस्ट जो भी थे मोंक वगैरह उनको श्रीलंका भेजा गया था। श्रीलंका का जो राजा था उन्होंने भी बुद्ध धर्म अपनाया था। तो हमारे श्रीलंका के साथ में कल्चरल संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है, हमारे बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। हम सेम संस्कृति को फॉलो करते हैं, सेम कल्चर को श्रीलंका और भारत दोनों फॉलो करते हैं। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का वर्चस्व है, भारत में भी बौद्ध धर्म को माना जाता है। कहीं भारत में ऐतिहासिक ऐसे बौद्ध स्मारक है जहाँ पर कई श्रीलंका के यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए, और कई भारतीय हैं वो दर्शन करने के लिए श्रीलंका में भी जाते हैं। तो ये सारे संबंध देखे जाते हैं। इसके अलावा सीता माता का मंदिर है वो श्रीलंका में, जहाँ भारतीय दर्शन करने को जाते हैं। तो इस प्रकार आप डायमेंशन कवर कर सकते हो कि भारत और श्रीलंका के ऐतिहासिक में साथ साथ आप कल्चरल भी डायमेंशन भी कवर कर सकते हो, रिलीजियस डायमेंशन भी आप कवर कर सकते हो। इसमें बुद्ध का एग्जाम्पल दे सकते हो, रामायण का एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके माध्यम से क्या होगा कि आपके इतिहास से जुड़े हुए सारे डायमेंशन कवर हो जाएंगे। उसके बाद में आएंगे हम आर्थिक डायमेंशन की। तो भारत और श्रीलंका हैं दोनों आर्थिक क्षेत्र में विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। दोनों के इंटरेस्ट भी सेम है। दोनों देश हैं वो एग्रीकल्चर भी डिपेंडेंट है, और मुख्य रूप से ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत मानते हैं। मतलब एग्रीकल्चर पे दोनों डिपेंडेंट, और एग्रीकल्चर में रिसर्च को प्रमोट करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर की बारे में बात करें तो यहाँ पर दोनों देशों में एग्रीकल्चर के साथ साथ आप मत्स्य पालन का भी डायमेंशन कवर कर सकते हो कि दोनों देश हैं वो मत्स्य पालन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो श्रीलंका और भारत में जो आप चैलेंजेस देखोगे तो वहाँ पर भी आपको मत्स्य पालन का एक चैलेंज देखने को मिलता है। तो आप एग्रीकल्चर के भी इसमें डायमेंशन कवर कर सकते हो। फिर आर्थिक में दूसरा कर सकते हो इंडस्ट्री को लेकर। तो दोनों देश अगर जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंडस्ट्री जरूरी है। तो दोनों देश एक दूसरे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का भी आप वो पॉइंट कवर कर सकते हो। तो ये आर्थिक डायमेंशन में हो गया। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसरो है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसरो जो आस पड़ोस के देश है उनके साथ में मिलकर रिसर्च प्रमोट कर रहा है, स्पेस के सेक्टर में काम कर रहा है, साइंस के सेक्टर में काम कर रहा है। हमारा जो DRDO है वो भी श्रीलंका की जो भी संस्था है उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। तो रिसर्च के भी बारे में भी आप डायमेंशन कवर कर सकते हो। फिर बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस है ना, उसमें भी आप डायमेंशन कवर कर सकते हो
कि श्रीलंका की एक तो जो स्थिति है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका और भारत के बीच में कई सारी एक्सरसाइज भी कंडक्ट होती है। हमारी और श्रीलंका के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो होती है। फिर उसके अलावा हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है वो भी श्रीलंका के साथ में जाके एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। तो हमारे डिफेंस के रिलेटेड भी कई सारी देखने को मिलती है कि दोनों देश साथ में मिलकर काम करते हैं। अब दोनों के बीच में एक दूसरे का महत्व कैसा है? श्रीलंका हमारे लिए महत्व इसलिए है कि श्रीलंका की जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिक है का, इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। श्रीलंका, ये देखो ये भारत है, यहाँ पर श्रीलंका है, तो इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ये जो रूट है ना, यहाँ से आता है अरेबियन सी से जो भी चीज़ें वगैरह आती है वो श्रीलंका के पास से होते हुए, अंडमान निकोबार से पास से होते हुए आगे भेजी जाती है। तो ये रूट है, उसको अगर कंट्रोल में रखना है तो श्रीलंका हमारा अच्छा देश है, अच्छा पड़ोसी देश हो, अच्छा सहयोगी देश हो, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके अलावा श्रीलंका और भारत सेम तरह के चैलेंज फेस करते हैं। जैसे श्रीलंका में भी आतंकवाद का मुद्दा है, भारत में भी आतंकवाद का मुद्दा है। श्रीलंका भी आपसी तनाव है, उनसे परेशान है। श्रीलंका जैसे सिंहली और तमिल के बीच में चैलेंज देखने को मिलता है, वैसे चैलेंज भारत को भी फेस करने पड़ते हैं। नक्सल है, आतंकवाद है, उसके चैलेंज भारत को भी फेस करने पड़ते हैं। तो दोनों हैं वो कॉमन ग्राउंड पे भी आते हैं, दोनों इकोनॉमिक रूप से भी एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। फिर दोनों के बीच में चैलेंज क्या देखने को मिलते हैं? दोनों रिश्तों में सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है चाइना का। चाइना है, उसका वर्चस्व श्रीलंका में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चाइना के वेसल है वो श्रीलंका में ज़्यादा आ रहे हैं। इससे क्या देखने को मिल रहा है? इसे देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका धीरे धीरे चाइना की ओर झुकता जा रहा है, और भारत के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। क्योंकि भारत है, उसका वर्चस्व, ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, ये हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, यहाँ पे प्राचीन समय से भारत का वर्चस्व बना हुआ था। बट अब चाइना का धीरे धीरे यहाँ पे डोमिनेंस बढ़ रहा है, तो ये भारत की सोवरेनिटी, भारत की इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। कभी भी चाइना इससे, श्रीलंका से भारत के खिलाफ इसे यूज कर सकता है। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा श्रीलंका है, उसका झुकाव भारत से दूर जाने का है। कुछ चैलेंज और भी देखने को मिलते हैं, जैसे मत्स्य पालन है। श्रीलंका और भारत के बीच में है ना, यहाँ मछली पालन होती है और मछली पकड़ने का काम किया जाता है। तो कभी क्या होता है, भारतीय जो मछुआरे होते हैं वो श्रीलंका के क्षेत्र में चले जाते हैं, कभी श्रीलंका के जो मछुआरे होते हैं वो भारतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। ये चैलेंज काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है, बट इसे अभी तक एड्रेस नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा तमिल का मुद्दा है। श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा तमिल रहते हैं, बट उनका जो चैलेंजेस है, उनके जो मुद्दे हैं, उनको अभी तक श्रीलंका के द्वारा एड्रेस नहीं किए गए हैं। तो समय समय पर भारत द्वारा इस कंसर्न को भी उठाया जाता है कि श्रीलंका में इस चीज़ को अभी भी एड्रेस नहीं किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। तो श्रीलंका के द्वारा भारत पे आरोप लगाए जाते हैं कि भारत श्रीलंका की जो इंटरनल मैटर है उसमें इंटरफेयर करता है, भारत है उस श्रीलंका की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है, भारत बिग ब्रदर का रवैया अपनाता है। इसके साथ साथ श्रीलंका के द्वारा ये भी कहा जाता है कि भारत प्रॉमिस बहुत ज़्यादा करता है बट डिलीवर समय पर नहीं करता है। ये भी श्रीलंका के द्वारा एक पॉइंट उठाया जाता है। अब बात करते हैं भारत की ओर क्या क्या प्रयास किए गए हैं। भारत ने श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। भारत ने समय समय पर श्रीलंका की मदद की है। जब भी श्रीलंका में कोई बाढ़ आई है, कोई आपदा आई है, तो भारत ने श्रीलंका की मदद की है। उसके अलावा कई बार श्रीलंका को फंड भी दिया गया है। अभी श्रीलंका है वो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। तो भारत ने इस समय श्रीलंका की मदद भी की थी। इस प्रकार भारत ने समय समय पर श्रीलंका की मदद भी की है। ये सारे डायमेंशन भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो अभी यात्रा की है, यहाँ पे तो वही पॉइंट दिए गए हैं कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो भारत आए हैं, तो उन्होंने भारत के जो भी कंसर्न थे चाइना से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनको उजागर किया है और कहा है कि हम इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे जो भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरे में डालती है। हम हमारी ज़मीन को किसी भी प्रकार से भारत के खिलाफ उपयोग नहीं होने देंगे। इस प्रकार के वादे किए गए। तो ये इतने जो पॉइंट थे वो हमने अलग से डिस्कस किए, बस इस आर्टिकल में इतने पॉइंट नहीं दिए गए। यहाँ पे तो सिंपल सी बातें की गई है। महत्व क्या है, चीनी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, जो चाइनीज़ नौसेना उनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, कई चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इस आर्टिकल में इतना कुछ खास दिया हुआ नहीं है, थोड़े बहुत दिए थे वो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल श्रीलंका से रिलेटेड था, मेंस का आर्टिकल था। और अगर कहीं क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से सारे डायमेंशन, ऐतिहासिक है, आर्थिक है, साइंस से है, फिर एग्रीकल्चर की है, दोनों को एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, दोनों किस प्रकार के चैलेंज फेस करते हैं, दोनों के संबंधों में चुनौतियाँ क्या है, फिर क्या गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है, फिर कंक्लूजन लिख सकते हो। तो आपके सारे डायमेंशन है वो कवर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो MSP से संबंधित है। ये सुर्खियों में क्यों है? MSP होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। इसको लीगली
बार बार है ना किसानों के द्वारा मांग की जाती है। क्या मांग की जाती है? ये जो एमएसपी है उसको लीगल घोषित कर दो। तो इस एमएसपी को लीगल घोषित करने के लिए एक्ट बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, लीगली एक्ट की सहायता से इनको राइट देने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी किसके अध्यक्षता में बनाई गई थी? ये चन्नी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में इन्होंने बताया, इस कमेटी ने बताया है कि जो भी एमएसपी है उसको स्टेचुटरी अधिकार देने हैं, लीगली अधिकार देना है। इससे क्या फायदा होगा? इससे सुसाइड कम होंगे और भी कई फायदे बताइए। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले एमएसपी क्या होता है, ठीक है, फिर बात करेंगे ये कमेटी जो बनाई थी इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है, फिर एमएसपी किन किन फसलों पे दी जाती है, प्रीलिम से संबंधित कुछ पॉइंट कवर करेंगे, फिर गवर्नमेंट ने और क्या क्या चीज़ें करी है। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कमेटी की। तो चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को काम दिया गया था कि एमएसपी को लीगली रूप से, कानूनी रूप से गारंटीकृत किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस बात कर आप सिफारिशें दो। तो इस कमेटी ने चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली कृषि पर संसद की स्थायी समिति ने फसलों के लिए कानूनी तौर पर गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की सिफारिश की है। ये जो एमएसपी पर कमेटी बनी थी चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में, इन्होंने कहा है कि आप कानूनी तौर पर गारंटीकृत मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू कर दो। ये किसने बात की? इस कमेटी ने। अब इसका उद्देश्य क्या है इस कमेटी का? इससे क्या होगा? आत्महत्या जैसे मुद्दे हैं उनको संबोधित किया जा सकता है, आत्महत्या को कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कानूनी एमएसपी का महत्व क्या है। अगर कानूनी रूप से या लीगली रूप से गारंटीकृत एमएसपी लागू कर देते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इससे क्या होगा? इससे जो किसानों की आजीविका है, देखो एमएसपी क्यों दी जाती है? एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि किसान है वो अपनी फसलों को इस प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते। किसानों को जो प्राइस अपनी फसलें बेचनी है तो वो पहले गवर्नमेंट के पास जाएगी, पहले जाएगी मंडी में उनको प्राइस बता दिया जाएगा कि कोई भी फसल आप इतने रुपए में बेच सकते हो। मंडी में अगर किसानों को सही प्राइस नहीं दिए जाते हैं तो ये किसान है ये जाएंगे गवर्नमेंट के पास में कि आपने वादा किया था आप एमएसपी के इक्वल पैसे दोगे। तो एमएसपी है वो तय की जाती है किसानों की फसल उगाने से पहले, सारी चेक करके कि फसल उगाने में कितना खर्चा आएगा, बुआई में कितना खर्चा आएगा, सब्सिडी में कितना खर्चा आएगा, और भी जो इसमें इरीगेशन वगैरह की जाएगी वो सारे खर्चे तय करके फाइनली प्राइस तय की जाती है। उस आधार पे फंड किसानों को पैसे दिए जाते हैं। अब ये जो एमएसपी तैयार की जाती है ना, इसमें क्या होता है, ये लीगल नहीं है, ये गवर्नमेंट की चॉइस है। गवर्नमेंट चाहे तो दे, गवर्नमेंट चाहे तो न दे, बट ये किसान चाहते हैं आप लीगली घोषित कर दो। इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि इस प्राइस पर गवर्नमेंट को खरीदना ही होगा। अभी तो गवर्नमेंट न भी खरीदे तो ये किसानों को नुकसान हो जाता है, पर एमएसपी लीगल होने से किसानों को ये भरोसा होगा इस रेट पे तो हमारी फसलें बिकेगी ही बिकेगी, इससे नीचे तो नहीं बिकेगी। तो किसानों के पास एक कॉन्फिडेंस होगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो किसान होते हैं उनकी आजीविका उसमें बेहतरी होगी, ग्रामीण जो आर्थिक विकास है उस वो अच्छा होगा, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा है वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो एमएसपी किसानों की आजीविका के लिए, ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में अभी बाजार में जो प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, अगर एमएसपी तय होगी तो किसानों को डर नहीं होगा कि इतने रुपए में तो हमारा जो अनाज है वो बिकेगा ही बिकेगा। जैसे कि गवर्नमेंट तय कर दिया कि आपकी गेहूं है वो 30 रुपये किलो बिकेंगे, तो अब किसानों को भरोसा है इतने रुपए किलो तो बिकेंगे ही बिकेंगे, ठीक है, इससे कम तो डेफिनेटली नहीं बिकने वाले हैं। तो चाहे प्राइस ऊपर गई तो हम उसको बेच देंगे, नीचे आई तो हम गवर्नमेंट को बेच देंगे। तो ये बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दूसरे अभी है ना, किसान जो भी एग्रीकल्चर होते हैं उसमें नई जो टेक्नोलॉजी होती है उसको नहीं प्रमोट करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि किसान होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, और किसानों को ये भी भरोसा नहीं होता है कि हमारी जो फसल है वो किस दाम में बिकेगी। अगर एमएसपी होगी तो किसान है वो नई नई टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर सेक्टर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और किसानों को फायदा भी होगा, क्योंकि उनके पास में एक कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो फसल है इस प्राइस में बिकेगी। तो वो नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस भी कर सकता है और नई नई प्रकार की फसलें भी उगा सकता है, फिर खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ाएगा। ये सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं एमएसपी को। तो इंग्लिश में एक बार बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की जो एग्रीकल्चर पर, वो चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में उन्होंने कहा है
कि लीगली गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लागू कर दो। इससे जो फार्मर सुसाइड करते हैं उसमें कमी देखने को मिलती है। इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट यही है, किसानों का लाइवलीहुड है, रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ है और नेशनल फूड सिक्योरिटी है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लीगली एमएसपी। इससे क्या बेनिफिट हो जाएंगे? मार्केट जो इन्फ्लेशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है ऊपर नीचे, उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में नई नई जो प्रैक्टिसेस है उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लॉन्ग टर्म में फूड सिक्योरिटी है उसमें भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये सारे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि किसान खेती करेंगे तो उनको प्रोडक्ट अच्छी एग्रीकल्चर होगी, कृषि होगी, फसलें उनके दाम अच्छे मिलेंगे, तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल सकती है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि किसान हैं वो अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, अलग अलग प्रकार की फसलें इंट्रोड्यूस करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा? उत्पादकता है वो बढ़ेगी और किसान है वो आधुनिक प्रथाओं को अपनाएंगे, जिससे निवेश बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ में किसानों की आय है वो भी बढ़ेगी। और इसके साथ ही साथ में किसान आत्महत्या वो कम करेंगे। किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऋण ले लेते हैं और ऋण को चुका नहीं पाते हैं, उन ब्याज को चुका नहीं पाते हैं। इसके लिए फाइनली किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। बट गवर्नमेंट अगर उनकी फसलों को सही दाम पे खरीदेगी, ठीक है, गारंटी से खरीदेगी, तो किसानों के पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारी अच्छी फसलें होगी, उनको बेच के हम अच्छे दाम कमा लेंगे। तो जिनके ऊपर जो भी कर्जा है वो कर्जा चुका पाएंगे, तो ये भी आत्महत्या भी कम हो सकती है। गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी करना, उस लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक और सिफारिश की गई है। अभी जो है वो 6,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है, उसे बढ़ाकर ये 12,000 करने की सिफारिश दी गई है। इससे भी किसानों की आय में सुधार होगा, किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। तो इससे रूरल जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। फिर इनहेंस प्रोडक्टिविटी, फिर रिड्यूस द फार्मर सुसाइड, जो फार्मर में सुसाइड होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे 6,000 रुपया भी दिया जाता है, उसे बढ़ाकर 12,000 करने की आवश्यकता है। ये सारे बेनिफिट हो सकते हैं। अब कुछ यहाँ पर खेतों के टाइप है, जैसे मार्जिनल होल्डिंग क्या होती है? कम जो खेत होते हैं किसी के पास में, अगर 1 हेक्टर या उससे कम है तो उसे कहा जाता है मार्जिनल होल्डिंग। फिर स्मॉल होल्डिंग 1 से 2 हेक्टर के बीच में, सेमी मीडियम होल्डिंग 2 से 4 के बीच में, फिर मीडियम होल्डिंग। ये सारे टाइप दिए गए, किस प्रकार के खेत होते हैं, किस प्रकार के किसान होते हैं, बड़े किसान, छोटे किसान, तो ये टाइप है। इस प्रकार के जो वर्गीकृत किया गया है, सारी बात है। फिर यहाँ पे क्रॉप्स के टाइप दिए गए हैं, रबी की क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स है, जायद क्रॉप्स है, कब कब उगाई जाती, क्या क्या चीज़ें उगाई जाती और कौन कौन से स्टेट में उगाई जाती। तो ये नॉर्मल है, ये तो एनसीईआरटी में दिया गया है। इतनी बात तो आपको आइडिया होगा ही होगा, ठीक है, कौन कौन सी टाइप की किस ये होती है। फिर एक कमीशन है, कमीशन का नाम क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये कमीशन करता क्या है? ये कमीशन है ना, MSP के लिए रिकमेंडेशंस देता है। MSP कौन तय करता है? MSP कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उनके द्वारा तय की जाती है। बट इसके लिए सिफारिशें कौन देता है? इसके लिए सिफारिश दी जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MSP के लिए रिकमेंडेशन कौन देता है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP है, वो MSP और FRP इन दोनों के लिए रिकमेंडेशन देता है। अब MSP में क्या क्या चीज़ें होती है? MSP में 23 क्रॉप्स है, MSP में 23 क्रॉप शामिल है और FRP में गन्ना। तो गन्ने के लिए कौन सी तय की जाती? गन्ने के लिए FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, गन्ने के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, और बाकी जो 23 क्रॉप्स है इनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना, MSP और FRP ये दोनों किसके द्वारा तय की जाती? रिकमेंडेशन कौन देता है? CACP द्वारा। कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, वो रिकमेंडेशन देती है। फिर इन दोनों को तय कौन करता है? इकोनॉमिक अफेयर्स जो कैबिनेट है, कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उनके द्वारा तय किया जाता है। कितनी फसलें शामिल है MSP में? MSP में 23 फसल शामिल है और FRP में 1 फसल शामिल है जो कि गन्ने की फसल है, ठीक है। अब बात करते हैं CACP की। CACP ये किसके अंतर्गत आती है? तो CACP है वो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उसके अंतर्गत आता है। तो CACP है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, उसके अंतर्गत एक अटैच ऑफिस है, एक संलग्न ऑफिस है, किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। ये पॉइंट याद रखना।
CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये MSP और FRP के लिए सिफारिश करती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत एक अटैच्ड ऑफिस है। स्थापना कब की गई थी इसकी स्थापना 1965 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये एक सलाहकारी बॉडी है, ये ओनली सलाह दे सकती है, ये ओनली एडवाइस दे सकती है। इसकी जो एडवाइस होती है वो बाध्य नहीं होती है, सरकार चाहे तो इस एडवाइस को माने, सरकार चाहे तो न माने। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस MSP FRP के लिए सिफारिशें करती है। इसे न मानना ये गवर्नमेंट के हाथ में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत एक अटैच बॉडी है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये ओनली सलाह कर देती है। इसकी जो रिकमेंडेशंस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट चाहे तो माने, गवर्नमेंट चाहे तो न माने। ठीक है, अब कौन कौन सी क्रॉप्स है, जैसे पहली बात करें धान की सीरियल्स की तो पेड़ी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी। फिर 5 पल्स है, कौन सी पल्स? ग्राम, फिर तूर, मूंग, उर्द और टेंटिल। फिर सीड्स में कौन सी आते हैं, इसमें ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, सनफ्लावर सीड है, सेसम है, सनफ्लावर नाइजर है सीड, ये सारी सीड शामिल है। तो ये टोटल 23 है। ठीक है, और कॉमर्शियल क्रॉप में रॉ कॉटन, रॉ जूट, खोपरा और एक शुगर कैन जिसपे FRP दी जाती है। टोटल MSP में 23 प्लस 1 है FRP में, टोटल कितनी होगी? 24 हो गई। इस प्रकार ये तय की जाती है। देख लो, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये क्या करता है? ये अनुशंसा देता है। MSP और FRP के लिए अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन देता है। ठीक है जी। किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है। स्थापना 1965 में हुई थी। सलाहकारी संस्था, एडवाइजरी संस्था है। ठीक है, बाध्यकारी इसके निर्णय नहीं होते हैं। कौन कौन सी फसलें हैं? 7 अनाज, धान, गेहूँ जो ये 7 है, दालें 5 है, मूंगफली की 7 है, 4 है वो वाणिज्यिक फसलें हैं। गन्ना के लिए FRP उचित एवं लाभकारी मूल्य। ठीक है, बात करें FRP की, FRP ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। FRP है वो रंगाराजन जो समिति बनी थी उसकी सिफारिशों पर इसे लागू किया गया था FRP को। तो रंगाराजन कमेटी की सिफारिशों पर FRP को लागू किया गया था। इसे FRP कौन कौन तय करता है? FRP सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा FRP दी जाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अनाउंस करती है? सबसे पहले हमारी जो संस्था है कौन सी है? संस्था का नाम है, अभी हमने देखा था, CACP कॉस्ट एंड प्राइस एंड कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये क्या करती है? ये सिफारिश देती है। ये सिफारिश किसको देती है? ये सिफारिश देती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इनको सिफारिशें देती है। ये कमेटी किसकी अध्यक्षता में होती है? इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। इसकी प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इनको सिफारिश दी जाती है, किसके द्वारा सिफारिश दी जाती है? CACP के द्वारा। CACP सिफारिश देगी कि भाई ये आप FRP इतनी तय कर लो, उसके बाद में FRP को तय कर लिया जाता है। तो इस प्रकार सिफारिशें दी जाती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या तय करती है? स्टेट गवर्नमेंट तय करती है स्टेट एडवाइज प्राइस। ठीक है, एडवाइज्ड प्राइस। जैसे FRP तय की जाती है, MSP सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती है, वैसे स्टेट के द्वारा स्टेट एडवाइज्ड प्राइस तय की जाती है। ये उन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है जहाँ शुगर कैन होता है, जिन राज्यों में शुगर कैन होता है वहाँ पर ये SAP दी जाती है। और SAP है अधिकतर राज्यों में SAP है वो FRP से ज़्यादा ही होती है, क्योंकि राज्य सरकारें वोट पाने के लिए SAP को FRP से ज़्यादा ही देती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है इसलिए। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ये शुगर कैन कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, बिहार है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर कैन का प्रोडक्शन होता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे नंबर फर्स्ट पे ब्राज़ील आता है जहाँ पे शुगर कैन सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है जहाँ पर शुगर कैन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। उपयोग शुगर है, गुड़ है, ये अखंड सरिये, इन सब में शुगर का उपयोग होता है, इसका शुगर कैन का उपयोग होता है। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 2 स्कीमें भी चलाई जा रही है। एक है सिफासू, जिसमें स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर शुगर अंडरटेकिंग्स। दूसरी है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। ये 2 स्कीम हैं जो इसको बढ़ाने का, प्रोडक्शन कम करती है, जो काम करती है ताकि शुगर कैन है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, इसके लिए काम करती है। ठीक है,
फिर बात करी, यही बात आता है एफआरपी के बारे में, उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो ये रंगाना जन समिति के आधार पर तय किया गया था। केंद्र सरकार तय करती है, राज्य सरकार तय करती है। केंद्र सरकार की घोषणा कौन करता है? सीएसीपी है, वो सिफारिश करती है। फिर कैबिनेट मामलों की समिति है, वो इसको घोषित करने का काम करती है। और ये कैबिनेट मामलों की समिति है, ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। ठीक है, राज्य सरकार है वो एसएपी तय करती है। एसएपी में गणना जो भी होती है वो एसएपी है वो एफआरपी से हमेशा ज़्यादा ही होती है, क्योंकि राज्य सरकार को वोट लेने होते हैं। फिर शीर्ष राज्य कौन से? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ब्राजील के बाद में भारत है वो दूसरे नंबर पे आते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? गन्ने का। ठीक है, गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो दूसरे नंबर पर भारत आता है, पहले नंबर ब्राजील आता है। और ये दोनों स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये पूरा हमारा आर्टिकल था किससे रिलेटेड? एमएसपी से रिलेटेड। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल किसके बारे में उसको देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पश्चिम बंगाल की एक स्कीम से रिलेटेड। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम क्या है? बंगाल बारी। ये स्कीम लॉन्च की है। क्यों लॉन्च की है ये स्कीम? स्कीम लॉन्च की है जो भी गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, उनको आवास प्रोवाइड करने के लिए और घर बनाने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। तो स्कीम नाम है बंगाल बारी। ये कहाँ की स्कीम है? देखो प्रीलिम का काम का है। ठीक है, प्रीलिम में काम का है। मेंस में इसका एग्जांपल दे सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब आपको कुछ लिखना हो, दोनों के बीच में विवाद लिखना हो, या संघवाद में क्या क्या चीज़ें खतरा के रूप में बन सकती है, ऐसा कुछ लिखना हो, फिजिकल फेडरलिज्म के रिलेटेड कुछ लिखना हो, उसमें कुछ चुनौतियाँ लिखनी हो, तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जब कोई केंद्र सरकार स्कीम लॉन्च करती है तो कई बार राज्य सरकार उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं, और कई बार राज्य सरकारों के द्वारा ये एग्जाम्पल दिया जाता है या ये आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार है जो भी उसकी स्कीम है उसके लिए फंड जारी नहीं कर रही है, वो हमारे राज्य को पैसे नहीं दे रही है। तो ये चैलेंज देखने को मिलता है। तो राज्य और सरकार, केंद्र सरकार के बीच में कुछ भी आपको लिखना हो जो संघवाद से संबंधित हो, वित्तीय संघवाद से संबंधित हो, तो वहाँ पर आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। इस प्रकार की है वो चैलेंज देखने को मिलते हैं। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी को स्टेट गवर्नमेंट लागू नहीं करती है, और स्टेट गवर्नमेंट है अलग से अपनी खुद की योजनाएं लागू करती हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा बंगाल बारी योजना शुरू की गई थी। तो इस प्रकार आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो जिससे आपका आंसर है अच्छा लगेगा। तो बात करें बंगाल बारी योजना की, ये पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पीएम आवास योजना थी उसके रूप के उसके अकॉर्डिंग तय की गई है। और इसमें जो गरीब आम जनता है उनको फंड प्रोवाइड किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वो घरों का निर्माण करवा सके। इसके लिए 1.20 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। पहले किस्त 60,000 की होगी और 12 लाख घरों को दिया जाएगा। इस प्रकार ये स्कीम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे ये बात की एग्जाम से रिलेटेड, ये पेपर वगैरह लीक हो जाते हैं, तो अभी इसरो के जो चीफ है उनकी अध्यक्षता में कमेटी बैठाई गई थी। इन्होंने कहा कि जो भी एग्जाम वगैरह कराई जाए उनको किस प्रकार से सेफ रखा जा सकता है। ठीक है, उनको किस प्रकार से फुल प्रूफ रखा जाता है ताकि लीक वगैरह पेपर ना हो। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें की गई, एग्जाम में काम का है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये एक वनताऊ कंट्री है। वनताऊ कंट्री का नाम है वान्तु। ठीक है, वान्तु ऐसा कुछ नाम, आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, स्पष्ट कुछ का नाम नहीं, वान्तु ऐसा कुछ नाम है, वान्तु। ठीक है, यहाँ पर भूकंप आया है तो वान्तु की लोकेशन देख लो, ये है वान्तु, यहाँ पर ये ना, ये रहा। इस प्रकार से ये एक आइलैंड कंट्री है। कहाँ पर है? साउथ पैसिफिक ओशियन में, साउथ पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, ये देख लो, साउथ पैसिफिक ओशियन में एक देश है, नाम है वान्तु। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूजीलैंड है, ये इंडोनेशिया वगैरह यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोकेटेड है वनताऊ। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। पोर्ट विला इसकी कैपिटल है। ये एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, ये सैलमन आइलैंड है, नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है, साउथ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर लोकेटेड वनताऊ। इसकी कैपिटल कौन सी? पोर्ट विला है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्राइवेट एविएशन के बारे में। एक रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है जो प्राइवेट एविएशन है ना, ये ज़्यादा जो एमिशन करते हैं किसके अकॉर्डिंग? बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग। देखो, आप कहीं फ्लाइट लेके जाते हो तो एक तो पब्लिक फ़्लाइट होती है जहाँ सारे लोग साथ में जाते हैं, फिर किसी के पास में खुद की फ़्लाइट होती है, खुद जो प्राइवेट जो फ्लाइट वगैरह लेके जाते हैं ना, एक ही व्यक्ति उसमें जाता है। ठीक है, प्राइवेट जेट होते हैं, प्राइवेट फ़्लाइट्स होती है। तो वहाँ पर बात की गई, ये जो प्राइवेट फ़्लाइट होती है ना, ये पब्लिक फ़्लाइट की तुलना में ज़्यादा एमिशन करती है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती नहीं। 500 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इतना ही इनको जाना होता है।
और इसके लिए ये फ्लाइट लेके जाते हैं। जाता कितना जना, एक जना जाता है, तो ये एमिशन बहुत ज़्यादा करती है। तो एमिशन में अगर ऐसा कहा गया है कि ये फ्लाइट्स है ना, उनका अलग से कोई देश होता ना तो सबसे ज़्यादा एमिशन इनके द्वारा ही किया जाता है। अगर जितनी भी फ्लाइट है अगर वो एक देश से जाती, फिर उनका अगर ये तय किया जाए, इनका काउंट किया जाए एमिशन में, तो सबसे ज़्यादा एमिशन है वो फ्लाइट्स के द्वारा ही किया जा रहा है। इस प्रकार की इस आर्टिकल में बात की गई है। तो विमानन मतलब जो एविएशन होता है उनका पर्यावरणीय प्रभाव क्या, पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट है। यदि जो एविएशन है वो एक देश के रूप में होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, सबसे ज़्यादा जो एमिशन है वो विमानन के द्वारा या इनके द्वारा, फ्लाइट के द्वारा, एविएशन के द्वारा ही किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इनका सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है और जिसके कारण सबसे अधिक वो कार्बन फुटप्रिंट है वो इनके द्वारा ही छोड़े जाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो चार्टर्ड प्लेन होते हैं, जो निजी प्लेन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इनका जो है ना वो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। इनमें एक व्यक्ति जाता है और पॉल्यूशन जो होती है आम उड़ाने, वाणिज्यिक उड़ाने होती है, कॉमर्शियल फ्लाइट होती है, उनकी तुलना में 14 से 15 गुना अधिक होता है। मतलब कॉमर्शियल फ्लाइट में 200 जने, 500 जने जा रहे हैं और इसमें कितना, एक जना जा रहा है, तो इसका जो एमिशन होता है वो ज़्यादा होता है, 15 से 20 गुना ज़्यादा होता है। ट्रेनों की तुलना में 50 गुना ज़्यादा इनका एमिशन होता है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। कुछ डेटा भी दिया गया है, 46% इसमें वृद्धि देखने को मिली है 2023 तक, है ना। 46% इसमें वृद्धि भी देखने को मिली, इनमें एमिशन में वृद्धि हुई है। और जो निजी विमान है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली। अब लोग प्रोप्राइट फ्लाइट लेके ज़्यादा जाते हैं, जिनका खुद का चार्टर्ड प्लेन होता है वो लेके ज़्यादा जाते हैं। फिर इनकी संख्या भी बड़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान कर रहे हैं। भारत के संबंध में बात की गई है। भारत में अभी 2024 में 112 फ्लाइटों ने उड़ान भरी है, जो कि प्राइवेट फ्लाइट थी। भारत में इतने लोग भी कम है ना, मतलब जो जिनके पास में खुद की फ्लाइट हो, खुद की प्राइवेट जेट हो, है ना, चार्टर्ड प्लेन हो, तो वैसे लोग भी कम है। लेकिन अभी 112 रजिस्टर की, भारत 20 देशों में शामिल आता है। भारत की आबादी तो वैसे ज़्यादा है, बट कुछ लोग ऐसे जिनके पास में खुद की ये फ्लाइट है, खुद के पास में खुद की जेट हो। ठीक है, कार्बन मुक्त करने का प्रयास भी किया गया है, सतत ईंधन बनाने की कुछ कोशिश भी की गई है ताकि इसको कम किया जाए। यहाँ पे क्या किया, हमारे जो स्पाइस जेट है, इन्होंने जेट्रोफा जो बीज है इनका उपयोग किया गया है, ताकि जो उड़ान होते हैं उनमें जो भी ऑयल यूज़ होता है, जो भी उसमें जैव ईंधन यूज़ होता है, उसमें मिश्रित करके यूज़ किया जा सकता है। एयर एशिया है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी स्वदेशी जो फीड स्टॉक होता है उसके साथ में मिक्स करके ईंधन का उपयोग किया गया, जिससे कहा गया है SAFS, ये एक प्रकार का SAFS, ये एक प्रकार का ईंधन है, इसका उपयोग किया गया है। इसे मिश्रित ईंधन कहा गया है। मतलब एक तो जो पारंपरिक ईंधन है उसमें कुछ मिश्रित करके इसका उपयोग किया गया, जिससे क्या हुआ, जिससे उत्सर्जन में कमी देखने को मिली है। वैसे लागत ज़्यादा होती है और इसमें लागत में कमी देखने को मिली है, ये फायदा देखने को मिला है। लेकिन इसका क्या, लागत बहुत ज़्यादा होती है फिर भी उत्सर्जन कम होता है, तो ये जो लागत है इसे कम करने की कोशिश करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। फिर हाइड्रोजन ईंधन है, उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि क्या हो, एमिशन को कम किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था इससे संबंधित कि फ्लाइटों का कैसे एमिशन वगैरह होता है। कुछ डेटा थी, वैसे इसको डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम चांस से आएगा, पर एग्जाम्पल कहीं देना हो कि भाई किस किस से पॉल्यूशन होता है, तो इसमें एविएशन है वो भी है। और एविएशन में जो निजी फ्लाइट वगैरह है उसको कम करने की आवश्यकता है, पब्लिक फ्लाइट को बढ़ाना, जैसे आप बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की आवश्यकता है, वैसे पब्लिक फ्लाइट को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में जहाँ आवश्यक न हो, जहाँ प्राइवेट फ्लाइट के उपयोग न किया जाए, और भी फ्लाइट में जो फ्यूल यूज़ कर रहा हो, फ्यूल में ऐसे ऐसे फ्यूल यूज़ करने की आवश्यकता है, हाइड्रोजन ईंधन की आवश्यकता है और इथेनॉल युक्त ईंधन की आवश्यकता है। इस प्रकार के ईंधन को भी है वो फ्लाइट में बढ़ाया जा सकता है, जो एविएशन सेक्टर उसमें बढ़ाया जा सकता है। और जो हमारे हवाई अड्डे वगैरह उसका डिज़ाइन इस प्रकार से हो जो फ्यूल कंजप्शन कम हो, तो वो बेनिफिट साबित हो सकता है और उससे एमिशन कम हो सकता है। तो एमिशन के बारे में कुछ लिखना हो तो वहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में इसे उपयोग में ले सकते हो। जेट्रोपा के बीजों का उपयोग किया जा सकता है, SAFS का उपयोग किया जा सकता है, वहाँ पे ये काम आ सकता है। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था इससे रिलेटेड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज से संबंधित है। पहला है मियावाकी प्लांटेशन का आर्टिकल है, मियावाकी वृक्षारोपण। ये क्या है, ये जापान के एक जो तकनीशियन थे, एक वनस्पति शास्त्री थे जिनका नाम था मियावाकी, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसमें देखो खेती कैसे की जाती है, इसमें क्या याद रखना, मियावाकी क्या होता है, मियावाकी होता है ऐसा अगर प्रीलिम में पूछ ले तो आपको मियावाकी पता होना चाहिए। मियावाकी प्लांटेशन का एक तरीका है, वृक्षारोपण का एक तरीका है। इसमें कम ज़मीन होती है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। जैसे ज़मीन किसी के पास कम है, शहरों में ज़मीनें कम होती है, तो उसके लिए अगर आपको वृक्षारोपण करना है तो कैसे करोगे,
ये देखो ये है ना कम ज़मीन, यहाँ पर आप ऐसे ऐसे पेड़ लगा लो, ठीक है, पास पास में पेड़ लगा लो, फिर खुली जगह पड़ी यहाँ पे घास लगा लो, फिर पेड़ लगा लो। और ये जो पेड़ होने चाहिए ऐसे होने चाहिए जिसमें ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता नहीं हो। जैसे अगर आप राजस्थान, दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट में कहीं रह रहे हो, वहाँ पर नीम का पेड़ लगा सकते हो जिससे ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है, या आम का पेड़ लगा सकते हो जिससे रख रखाव की कम आवश्यकता हो। तो आपके एरिया के जो अनुकूल हो उस प्रकार के आप पेड़ लगा सकते हो जिससे ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता नहीं हो, ज़्यादा पानी की आवश्यकता न हो, और कैसी भी परिस्थितियों में वो सर्वाइव कर सके, ऐसे पेड़ लगाने की बात की गई है। तो मियावाकी क्या है? मियावाकी एक वृक्षारोपण का तरीका है, ठीक है। इसमें वहाँ के निजी क्षेत्र के वृक्ष रखाने की बात की गई है। तो मियावाकी अगर प्रीलिम में पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए वृक्षारोपण का एक तरीका है। सिंपल सी बात है, मियावाकी इज ए टाइप्स ऑफ प्लांटेशन, ठीक है, वे ऑफ प्लांटेशन। इसमें कम जगह में प्लांट लगाए जाते हैं और ऐसे प्लांट हो जो किसी भी सीजन में काम कर सके, कैसे भी वेदर में कंडीशन में वो खुद को बढ़ा सके। तो ये बात थी मियावाकी के बारे में। फिर एक ड्रोन बनाया गया है, किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग है, उसके अंतर्गत एक संस्था आती है। संस्था का नाम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक संस्था है, ठीक है। इन्होंने ड्रोन से चेहरे का उपयोग करने की एक तकनीकी विकसित की है। ये जो तकनीकी है इसमें इस प्रकार के कैमरे का उपयोग किया जाएगा और इसमें AI का उपयोग किया जाएगा जो लंबी दूरी से जो भी व्यक्ति उसके चेहरे की पहचान कर सके। ये किसी भी चाहे रोशनी कम हो, चाहे रोशनी ज़्यादा हो, चाहे बादल हो, चाहे धुंध हो, कैसी भी परिस्थितियों में काम कर सकता है और AI का उपयोग करके, कंप्यूटिंग विजन का उपयोग करके चेहरे की पहचान कर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, इसके लाभ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चले तो साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव के बारे में, SHRI के बारे में, SHRI के बारे में क्या है ये आर्टिकल? बात करें SHRI की, साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव, इसको 5 साल पूरे हो गए, इसके लिए ये न्यूज़ में बात करें। इसमें क्या होता है? इसमें जो पारंपरिक हमारी नॉलेज है, ठीक है, उसको इकट्ठा करना है रिसर्च और टेक्नोलॉजी के साथ में। जो हमारी पारंपरिक ज्ञान है उसको साइंस के साथ में आगे बढ़ाना है। और इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए अलग अलग जगह से जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनको साथ में कोलैबोरेशन किया जाता है, उनके साथ में मिलकर काम किया जाता है। तो हमारे एक्सपर्ट हैं जिनको पारंपरिक नॉलेज है तो साइंस के साथ में किस प्रकार मिलकर आगे काम कर सकते हैं, ताकि जो हमारी हेरिटेज रिलेटेड इश्यू है, जो हमारे कल्चर रिलेटेड इश्यू है, उसका समाधान कर सके। और इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया गया है, ठीक है। अजंता केवे, उसका डिजिटलाइजेशन भी किया गया है और ये मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो SHRI क्या है? SHRI साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव है, जिसमें पारंपरिक नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज दोनों को साथ में मिलकर काम किया गया है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इतनी चीज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस। ऐसा देखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो ऐसे अंटार्कटिक एरिया में भी रहते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी मानव का अस्तित्व नहीं है, वहाँ पर रहने वाले लोगों में भी ये POP है ना, persistent ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, POP, उनकी मात्रा देखी गई है। तो ये POP होते क्या है? POP कार्बन बेस्ड पॉल्यूटेंट होते हैं, इनमें केमिकल के सब्सटेंस होते हैं, ये एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं। इसका उपयोग पेस्टिसाइड है, इंडस्ट्री है, केमिकल है, ठीक है, इनके थ्रू ये एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और लंबे समय तक पड़े रहते हैं, स्थायी रूप से पड़े रहते हैं, तो इनका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात की गई है POP के बारे में। एक बार देख लो, ये बात की गई है SHRI के बारे में और इसको 5 साल पूरे हुए इसलिए है। इसमें क्या होता है? डेटा कैप्चर किया जाता है, विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है, हमारी जो विरासत है, उन जो अजंता गुफा है, उन सबको, संस्कृति है, उनको संरक्षण करने के लिए ये काम करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर स्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP के बारे में, तो POP लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ये कीटनाशक, औद्योगिक रसायन, औद्योगिक जो प्रक्रिया होती है उनसे ये प्राप्त होते हैं। फिर ये पर्यावरण में गिरावट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कई सारे इसके नुकसान होते हैं। एक तो घुलनशील होते हैं, वातावरण में लंबे समय तक घुलनशील पड़े रहते हैं, ये अर्धवापशील होते हैं और इसके लिए स्टॉकहोल्म कन्वेंशन भी की गई है जो इसको संरक्षित करने का काम करती है, किसी भी प्रकार से POP को रोका जाए। तो ये आर्टिकल था इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है पराग्वे के बारे में। ये पराग्वे है, ठीक है। बाउंड्री किन किन देशों से लगती है? ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, बोलिविया है, इन देशों से बाउंड्री लगती है। तो ये प्लेस एंड न्यूज़ से संबंधित है। आप पराग्वे की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। एक रिवर है पराना,
जो ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करती है। ठीक है, कैपिटल कहाँ है इसकी? असुनियन इसकी कैपिटल है। तो ये पूरा आर्टिकल पराग्वे के बारे में था। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी के बारे में। ये राजनीतिज्ञ थे, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है और 13वें भारत के राष्ट्रपति थे, कई मंत्री पदों पर भी रह चुके हैं। तो ये आर्टिकल था इनसे रिलेटेड। फिर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे से रिलेटेड है, इनको अभी सेलिब्रेट किया गया था 18 दिसंबर के दिन में। ये जो प्रवासी होते हैं, शरणार्थी है, उनकी सुरक्षा के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, उसके द्वारा प्रवासियों की सुरक्षा के लिए, उसे याद करने के लिए इनको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना, उनके अधिकारों का सम्मान करना, ये इस बार की थीम थी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।